तो बात करते हैं अब म्यूचुअल फंड्स की। अब देखो म्यूचुअल फंड्स का चीज़ क्या है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये जब म्यूचुअल फंड्स का प्रोडक्ट का इनोवेशन हुआ था, द मेन आइडिया वाज टू मेक पीपल अवेयर अबाउट स्टॉक मार्केट एंड ट्राई टू इंक्लूड देम एज मच एज इट पॉसिबल इन टू द मार्केट्स। ये क्यों है, किस लिए, थोड़ा समझते हैं म्यूचुअल फंड्स कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो अभी देखो, जिस पर्सन के पास उतना पैसा नहीं है टू इन्वेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को रिलायंस का शेयर बाय करना है, इट इज़ अराउंड 1200 रुपीज़। नाउ वो उसके पास पैसा है नहीं इतना, और उसको नॉलेज भी नहीं है मार्केट का इतना कि उसको पता नहीं है कि कब बाय करना है कब सेल करना है। सो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ टाइम भी है, उसके पास टाइम नहीं है मार्केट को देने के लिए। तो बट उसे स्टिल इन्वेस्ट करना है क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है रिटर्न बनने की, वो कैसे कर सकता है। तो आपके पास म्यूचुअल फंड जैसा एक प्यारा प्रोडक्ट है। होता क्या है म्यूचुअल फंड, वो बेसिकली करते क्या है म्यूचुअल फंड्स में, आप बेसिकली बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हो, उस पैसे से एक फ़ंड का पूल क्रिएट करते हो, और फिर उस पैसे को, जो फंड मैनेजर है बेसिकली, वो उस पैसे को वो इन्वेस्ट करता है अलग अलग चीज़ों में, और जितना उससे रिटर्न जनरेट होगा उस रिटर्न को वो बांट देता है प्रोपोर्शनली, जिसका जितना पैसा था उसके प्रोपोर्शन में, और अपने सबको अपने अपने रिटर्न्स मिल जाते हैं। अब पब्लिक ने क्या किया, बस पैसा दिया, उन्होंने बस म्यूचुअल फंड चूज़ किया, पैसा दे दिया, ख़त्म। उसके बाद जो दिमाग लगाना था कि भाई किस स्टॉक को पिक करना है, किस डेप में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जो भी करना है, कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में करना है, मिड कैप में करना है, लार्ज कैप में करना है, ब्लू चिप में करना है, किसी जो भी आगे वाला दिमाग है ना, वो कौन लगाएगा, आपका फंड मैनेजर लगाएगा, राइट। ये जो चीज़ें हैं ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, जो लोग मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, जिनके पास मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो लोग म्यूचुअल फंड्स को ऑप्ट करते हैं। लाइक अगर आपके पास दिमाग भी है मार्केट को समझने का, फिर भी लोग कभी कभी म्यूचुअल फंड्स ऑप्ट करते हैं। क्यों करते हैं, द पॉइंट इज दैट म्यूचुअल फंड्स इज समथिंग विच इज़ अ पैसिव टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। और वो ओवर द ईयर्स पॉजिटिव रिटर्न देता है, दैट इज ऑब्जर्वेबल। दैट्स वाई लोगों का विश्वास है कि म्यूचुअल फंड एक समथिंग काइंड ऑफ एफडी, बट एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एफडी, ऑब्वियस इसमें लाइक रिस्क बहुत है। अगर आपको एक इंसिडेंट बताऊँ, म्यूचुअल फंड्स में 2020 जब कोविड क्राइसिस आया था ना, उसमें भी लोगों के म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स नेगेटिव में गए थे, लॉस हुआ था उन्हें। उन जो इन्वेस्ट लोग 10-15 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे उनको भी लॉस हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि कोविड क्रैश के टाइम पे मार्केट्स एक महीने में 40% गिर गए थे। तो ऐसे कोई कैटास्ट्रोफिकल इवेंट में मार्केट जब बहुत ज़्यादा गिरता है, तो आपको म्यूचुअल फंड में भी बड़े, आपको 15 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका जो एवरेज प्राइस है वो बहुत अच्छा होगा। बट जब ऐसे क्रैशेस आते हैं तो आपको भी लॉस होगा, लेकिन ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है। इसको कंसिडर करके आप ये तो डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो तो हर जगह ही डर लगता है आपको। एक अगर आपने एफडी भी की, अगर बैंक ही ख़त्म हो गया, क्या करोगे। सो रिस्क तो है ही, हर चीज़ हर जगह तो रिस्क है, वो तो रिस्क कहीं जा नहीं सकता। बट कैलकुलेटिवली जो रिस्क आपको लगता है कि जिसके होने की पॉसिबिलिटी कम है, या फिर जिसको मैं सह सकता हूँ, वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट्स एक्चुअल स्टॉक्स से बेटर है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या है, बेसिकली हमें पूल ऑफ फंड्स क्रिएट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक फंड मैनेजर हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा, बहुत सारे लोगों से पैसे लूँगा, थोड़े थोड़े पैसे लूँगा, और फिर उन पैसों का एक फुल फंड पूल क्रिएट करूँगा, और फिर मैं खुद के दिमाग से एक सेट ऑफ स्टॉक्स पिक करूँगा, थोड़े पैसों को मैं डिबेंचर में डालूंगा, थोड़े को पैसों को मैं गोल्ड में डालूंगा, और फिर मैं सारा इन्वेस्टमेंट करूँगा। इससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, उस प्रॉफिट को प्रोपोर्शनली फिर लोगों को मैं बांट दूंगा। तो मैं क्या था, मैं फंड मैनेजर था, मैंने बस उनका पैसा मैनेज किया, फंड को मैनेज किया, सो आई एम अ फंड मैनेजर, और जो भी रिटर्न उनको दे दिया वापस। बदले में मैंने क्या किया, मैंने कमीशन लिया, क्योंकि मैंने मेरा दिमाग लगाया था ना, तो जो दिमाग मैंने लगाया उसका वो कमीशन था, तो उस फंड के लिए लोगों ने मुझे थोड़ा कमीशन भी दे दिया। सो दैट इज़ हाउ, लाइक बहुत ही क्रूड आइडिया है टू अंडरस्टैंड हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, वो समझ में तो आ ही गया होगा ऑब्वियसली। ये हो गए म्यूचुअल फंड्स। अब देखो थोड़ा एक्चुअल टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है एंड ऑल दैट। देखो
म्यूचुअल फंड में ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक म्यूचुअल फंड की बात करोगे, जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। पहले हम थोड़ा म्यूचुअल फंड के टाइप समझते हैं। देखो म्यूचुअल फंड क्या है बेसिकली। बेसिकली इट इज़ इन्वेस्टमेंट ही है वो। उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो स्टॉक्स वगैरह है ना, वो एक फंड मैनेजर पिक करता है, और जो आपसे पैसा मिला है वो उसे इन्वेस्ट करता है, जो भी बदले में प्रॉफिट आता है उसको आप दे देता है, खत्म। दैट इज़ व्हाट म्यूचुअल फंड इज, राइट? ओके, दैट्स ऑल। द पॉइंट इज कि जो फंड मैनेजर है, एक फंड के लिए एक फंड मैनेजर होता है। मतलब देखो, अगर मैं फंड मैनेजर हूँ, मैंने एक सेट ऑफ स्टॉक्स वगैरह, मेरा पोर्टफोलियो पूरा बना लिया, तो दैट इज़ माई फंड। मैं उस फंड का मैनेजर हूँ, राइट? उस फंड का कुछ नाम दूंगा मैं, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी, जैसे बोलूँगा मैं निफ्टी वर्थ फंड। लाइक ऐसे नहीं होता ना ऑब्वियसली, आई कैन से कुछ भी नाम दे सकता हूँ, लाइक निफ्टी एक्टिव फंड। सो निफ्टी एक्टिव फंड मतलब क्या, निफ्टी में से मैं कुछ ऐसी कंपनीज पिक करूँगा और कुछ डिबेंचर्स में पैसा डालूंगा फॉर सेफ्टी, एंड कुछ गोल्ड में डालूंगा फॉर सेफ्टी, और कुछ कंपनीज पिक करूँगा निफ्टी से, और मैं अपना एक फंड बनाऊंगा, लोगों से पैसे लूँगा, उसमें इन्वेस्ट करूँगा, जो भी उसके प्रॉफिट होगा प्रोपोर्शनली बांट दूंगा, बदले में कमीशन होगा, खत्म, दैट्स ऑल। तो मैं क्या था, मैं था फंड मैनेजर। जो मैंने फंड बनाया वो मेरा फंड है, जो लोग बाय करेंगे। मैं किसी एएमसी के अंडर काम करूँगा, पर जैसे आपने सुना होगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्या है, वो एक एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके अंडर बहुत सारे फंड्स आते हैं, हर फंड का एक मैनेजर होता है, राइट? तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आपको कोई पूछेगा एएमसी क्या है, एएमसी इज द एपेक्स बॉडी ऑफ म्यूचुअल फंड। लाइक एक कंपनी है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एएमसी। वो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है, बहुत सारे फंड्स लॉन्च कर सकती है, और हर एक फंड को मैनेज करे देयर इज वन फंड मैनेजर, राइट? तो ये बेसिकली समझो पहले। सिंपल डेफिनेशन तो पढ़नी ही पढ़ो। A mutual fund collects money from any investors and invests on the behalf of to generate returns and managed by professionals and accessible to all. समझ तो गए होंगे आप, आपको पढ़ने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा। डोंट वरी। म्यूचुअल फंड्स पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि देखो, द पॉइंट इज कि इधर एक्सपर्ट कर रहा है, जो कर रहा है काम। एक्सपर्ट क्या होता है, फंड मैनेजर्स के पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है प्रॉपर वाली, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन एक्सेस बड़ा है, तो वो लोग इन्फॉर्मेटिव डिसीजंस बहुत कर सकते हैं दैन जनरल पब्लिक, क्योंकि जनरल पब्लिक के पास इतने डिसीजंस, इतने पॉइंट्स नहीं होते। और वो एक्सपर्ट लोग हैं, उनके पास अकाउंटिंग का नॉलेज होता है, उनके पास एनालिसिस का नॉलेज होता है, रिसर्च का नॉलेज होता है, तो दे आर प्रिटी मच इन टू इट। दैट्स वाई दे आर एक्सपर्ट पीपल, राइट? तो एक्सपर्ट तो अच्छे डिसीजंस लेंगे ही ना, दैन नॉर्मल पब्लिक। या वॉट डज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन? शेयर्स में कर सकता है, मैंने बोला डिबेंचर्स बॉन्ड में भी कर सकता है। वो क्यों करते हैं, लाइक देखो, देर आर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, आई गेस देर आर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इधर मैंने लिखा, हाँ यस। तो दे कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसेक्स, या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म लोन वाले जो होते हैं ना, 1 साल, जिनका पीरियड टेन्योर अगर 1 साल उससे कम है, तो वो शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स हो गए, जिसे हम बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल, सारी चीज़ें। आई गेस देर इज़ वन थिंग कॉल्ड, मैं भूल गया उसका नाम, वेट, ट्रेजरी बिल्स तो समथिंग उसमें आता है, कमर्शियल पेपर है। सो द पॉइंट इज दैट कि म्यूचुअल फंड्स इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जिसका जितना प्रपोर्शन है उसके बेसिस पे उस फंड की कैटेगरी बना सकते हो आप। लाइक देयर इज वन थिंग कॉल्ड इक्विटी फंड्स, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी में, और थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा डिबेंचर्स में, थोड़ा सा गोल्ड वगैरह में, सेफर एसेट्स में। देर इज वन थिंग कॉल्ड हाइब्रिड फंड, जहाँ पर वो क्या करते हैं, हाइब्रिड फंड्स में देर इज वन थिंग कॉल्ड बैलेंस एडवांटेज फंड, आपने सुना होगा, तो उसका बीच में बहुत ऐड आया था, बैलेंस एडवांटेज फंड। तो क्या करता है फंड, वो मार्केट कंडीशंस को देखता है, जब उसको लगता है कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिटर्न नहीं बनेगा तो पैसा बॉन्ड में रखता है, और जब लगता है स्टॉक में रिटर्न बन सकता है, बॉन्ड से निकल के फिर स्टॉक मार्केट में डाल देता है। तो ये हो गया आपका बैलेंस एडवांटेज फंड। तो काइंड ऑफ एग्जाम होते हैं हाइब्रिड फंड्स, लाइक जहाँ पर आप फिक्स नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल, या फिर बेसिकली आपके मार्केट साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो ये आपका ये हाइब्रिड फंड्स हो गए। देर इज वन थिंग कॉल्ड इंडेक्स फंड्स, डेप फंड। डेप फंड्स क्या, डेप फंड्स क्या होंगे, जहाँ पर मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में, राइट? दैट इज डेप फंड। इक्विटी में होता नहीं है क्या, होता है, बहुत कम होता है उस केस में, पर राइट। सो 90% डेट में 10% इक्विटी में, तो वो तो डेप फंड ही हो गया, राइट? देन देर इज वन थिंग कॉल्ड इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है, जैसे आपके निफ्टी 50 इंडेक्स है, जैसे आपका सेंसेक्स है इंडेक्स, जैसे आपका निफ्टी बैंक है, अगर वो फंड मैनेजर पर्टिकुलरली जाके किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को एज इट इज़ कॉपी कर रहा है एज उसके फंड में, और फिर इन्वेस्ट कर रहा है आपका पैसा, लाइक वो कुछ खुद से दिमाग नहीं लगा रहा, बस उसने क्या किया, इंडेक्स को कॉपी किया, इंडेक्स का जैसे वेटेज है वैसे ही आपके पैसे को उसमें डाल दिया हर स्टॉक में, और ऐसे इन्वेस्टमेंट किया, लिटरल इंडेक्स को कॉपी किया उसने, और आपके पैसे को उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका वो हो गया इंडेक्स फंड। सो इसी के बेसिस पे ना म्यूचुअल फंड से 2 टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिव फंड, एक होता है पैसिव फंड।
एक्टिव फंड मतलब जहाँ पर फंड मैनेजर एक्टिवली चेंजेस करता है अपने स्टॉक्स की, वो खुद से दिमाग लगा के स्टॉक्स को रिमूव करता है, ऐड करता है, दैट इज एक्टिव फंड। पैसिव मतलब वो किसी इंडेक्स को फॉलो करता है कि भाई इंडेक्स जैसा होगा वैसा मेरा फंड होगा, खत्म। मेरे सेट ऑफ स्टॉक्स इंडेक्स के एग्जैक्ट होंगे, इंडेक्स में कुछ चेंज होता है मेरे इधर चेंज होगा, खत्म। सो इंडेक्स को हम कहते हैं पैसिव फंड्स। और देर इज अ डिबेट इन द वर्ल्ड कि कौन सा फंड एक्चुअली अच्छा है, एक्टिव फिर पैसिव। और वॉरेन बफेट ने एक्चुअली एक बार प्रूफ किया था कि पैसिव फंड इज एक्चुअली बेटर देन एक्टिव फंड। एक्चुअली पैसिव फंड का क्या पता है, लॉन्गर पीरियड में पैसिव फंड ही जीतता है, क्योंकि बेसिकली क्या है, देखो वो तो टॉप 50 कंपनीज हैं, वो ग्रो तो करेंगी एनीवेज, राइट। अगर कोई कंपनी फेल भी होती है तो दूसरी कंपनी उसकी जगह आ जाएगी, तो उसका फंड मैनेजमेंट बहुत ही ईजी है, क्योंकि इंडेक्स फंड इज लाइक समथिंग विच इज कंसिडर्ड एज बेंचमार्क, राइट। तो बहुत ईजी है। तो पैसिव फंड समवॉट बीट करता है एक्टिव फंड्स को, ऐसा अनपॉपुलर ओपिनियन है, विच आई डू थिंक कि करता है, इट्स माई ओपिनियन। सो या देन इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस एट ऑल। मैंने 20 बार बोला होगा अब तक, पर प्लीज़ इट इज़ जस्ट फॉर अ लर्निंग पर्पज, याद रखना। स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड है, देखना है देख लो क्या है, देखो इन्वेस्टर्स हैं, इसके ऊपर म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट होल्ड्स पूल्ड एसेट्स ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। एंड देन देखो क्या होता है, लाइक जब कोई फंड मैनेजर बाय करता है स्टॉक्स, तो बाय करने के बाद वो स्टॉक्स आएंगे ना कहीं, तो उसे हम रखते हैं, कोई तो ओन करना चाहिए स्टॉक्स को, तो ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स उसे म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट होल्ड करता है, राइट। तो बेसिकली हर एक एएमसी के पास अपना ट्रस्ट होता है, उधर को स्टॉक्स होल्ड किए जाते हैं, दैट्स ऑल, समझ गए। Sponsor. The sponsor establishes mutual fund similar to promoter of the company under the SEBI regulatory measures. Mutual funds is formed as a trust under the Indian Trusts Act. The trust structures exist specifically to project the interests of investors and hold asset on their behalf. Then you've got asset management companies, जैसे हमारी ICICI Prudential हो गई, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गया, क्वांट हो गया, देन इट्स कॉल्ड निप्पॉन हो गया, टाटा AIG हो गया, देन वी गॉट टाटा का एक म्यूचुअल फंड है, देन UTI द OG म्यूचुअल फंड वाले कंपनीज, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI। तो बहुत सारे हैं ऐसे, LIC का भी है। तो या ये सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्टीज सुपरवाइजेस द AMC's एक्टिविटीज़, ensure that the fund is managed in the best interest of the investors. They act as the watchdog over the entire operations. Then you got custodian safely holds all the securities purchased by the mutual fund, and they ensure that the physical electronic records of the investment are maintained securely. तो जो एक्चुअल मैनेजमेंट है वो कौन कर रहा है, कस्टोडियन। ट्रस्ट क्या कर रहा है, ट्रस्ट बेसिकली एसेट्स को होल्ड कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे वो खड़ा है, एक्चुअल होल्डिंग कस्टोडियन कर रहा है, हो गया। वॉट इज ए नेट एसेट वैल्यू गाइज, NAV। देखो आपने कभी भी म्यूचुअल फंड बाय किया होगा कभी, तो उधर ना एक चीज़ आती है NAV करके। NAV कुछ नहीं होता, NAV बेसिकली एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, जैसे आपका एक यूनिट ऑफ शेयर है, रिलायंस का एक यूनिट ऑफ शेयर 1200 रुपये का है, तो मुझे अगर इस म्यूचुअल फंड के एक यूनिट को होल्ड करना है तो उसके लिए मुझे कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, तो दैट कैन बी 162.34 रुपीज़, 149.45 रुपीज़, 1005.45 रुपीज़, कुछ भी हो सकता है NAV। उसे निकालते कैसे हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है, NAV इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो दिस फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द एवरी बिजनेस डे। तो बिजनेस डे अपना कौन सा होता है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो NAV डेली बेसिस पे चेंज करते हैं 5 दिनों में, आपका मार्केट ही 5 दिन ऑपरेट करता है। तो या सो उसका एग्जाम्पल क्या है, देखो सपोज ए म्यूचुअल फंड हैज़ टोटल एसेट्स ऑफ 100 करोड़, टोटल लाइबिलिटीज ऑफ 5 करोड़। एक म्यूचुअल फंड मतलब एक फंड, जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड है वो फंड, उसके पास 100 करोड़ के एसेट्स हैं, 5 करोड़ के लाइबिलिटीज़ हैं, तो उसका टोटल यूनिट और उसका टोटल यूनिट 5 करोड़ है फॉर एग्जांपल। तो उसका NAV क्या होगा, करो 100 माइनस 5, 95 डिवाइड बाई 5 विच इज़ 19 रुपीज़ पर यूनिट। दिस मीन्स दैट एवरी यूनिट ऑफ दिस म्यूचुअल फंड इज ₹19। तो आप कभी भी NAV को देख के इन्वेस्ट नहीं करते, आपका इन्वेस्टमेंट सीधा होता है कि लाइक आप यू इन्वेस्ट 5000 रुपीज़, आपको बदले में 23.25 NAV यूनिट्स मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड के, ऐसे होता है वो। तो NAV जस्ट टू मेंटेन कि म्यूचुअल फंड का ट्रैक कैसे चल रहा है, जैसे शेयर प्राइस का ट्रैक होता है ग्राफ पे, वो करने के लिए NAV को मेंटेन किया जाता है। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए आप उस एक म्यूचुअल फंड में इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको NAV के मल्टीपल में ही बाय कर रहे हैं। जैसे शेयर में इंडिया में देयर इज़ नो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, US में देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, मतलब आप पॉइंट्स में शेयर बाय कर सकते हो कि मेरे पास 1.5 एप्पल के शेयर्स है, राइट, वो उधर चलता है US में, इधर नहीं चलता। इधर आपको होल नंबर में ही बाय करना पड़ेगा शेयर को, इधर आप 0 बाय करोगे, 1 बाय करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, आप कोई 1.5 शेयर बाय नहीं कर सकते रिलायंस का, समझ रहे हो। बट
ये जो म्यूचुअल फंड्स है ना उसमें ऐसा नहीं होता, उधर आपको फ्रैक्शनल भी चलता है, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट बेसिकली चलता है। बेसिकली वो फ्रैक्शनल है भी नहीं, आप तो पैसा 5,000 रुपये अपफ्रंट दे रहे हो उस फंड मैनेजर को, राइट। बदले में आपको वो बस दिखाने के लिए कि आपके पास कितने यूनिट्स हैं, जस्ट टू मेंटेन, कि वो एक यूनिट इकोनॉमिक्स को मेंटेन करने के लिए वो लोग रखते हैं कि भाई इतने एनएवी था, ये हो गया। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एनएवी क्यों मैटर करता है, बेसिकली फंड को अंडरस्टैंड करने के लिए, मार्केट वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका ट्रैक रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए बेसिकली। या so you can read if you want. NAV is not same as the quantity of fund. It's lower NAV does not mean that the fund is cheaper or better. Always evaluate fund performance on the history. Yes, तो ये important है। बोला ना, NAV तो बस वो इंडिकेटिव है भाई, प्राइस ट्रैक करने के लिए, फंड का परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए, दैट्स ऑल। लेकिन फंड कैसा है, अच्छा है, वो तो उसके होल्डिंग्स क्या है फंड के, मतलब किस में इन्वेस्ट कर रहा है वो फंड मैनेजर, उस फंड मैनेजर का खुद की हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें देख के वो होता है, राइट। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बोल दिया मैंने आपको पहले ही, ये सारी चीज़ें पढ़ लो, आपको पढ़नी है तो नीचे है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, ओके गाइज वी आर इनटू SIP, आई गेस। SIP तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है भाई, मतलब 2020 के बाद तो दिस वर्ड आई थिंक इसका बज इज अराउंड एवरीवेयर। देखो SIPs, द पॉइंट इज विद द SIPs इज कि SIPs को इंट्रोड्यूस किया गया था म्यूचुअल फंड्स को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड को काइंड ऑफ, अगर आपको FD टाइप, जैसे पहले लोग करते थे, हर महीना FD में इन्वेस्ट करते थे, राइट। उसी तरह म्यूचुअल फंड्स को भी करने के लिए दे हैव मार्केटेड इट इन दैट वे कि आप उसको मंथली इन्वेस्ट करो तो कंपाउंडिंग मिलेगा आपको, राइट। इफ़ यू वांट अ कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट ना, अगर आप 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, हर महीना फिक्स्ड एक SIP करोगे, जैसे बेसिकली बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP होता क्या है, देखो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक फिक्स पीरियड पे फिक्स अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में। जैसे फिक्स पीरियड हो सकता है वीकली, मैं हर वीक में मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा 100 रुपये। मंथली हो सकता है, मैं हर मंथ इन्वेस्ट करूँगा 100 रुपये, 1000 रुपये। मैं हर क्वार्टरली करूँगा, हर 3 महीने में करूँगा। मैं ईयरली करूँगा, हर साल में करूँगा। मैं हाफ ईयरली करूँगा, सेमी एनुअली करूँगा, दैट इज़ हाफ ईयरली करूँगा। मैं 2 साल में एक बार इन्वेस्ट करूँगा। मैं जो भी करूँगा, जो पीरियडिकली कर रहे हो दैट इज सिस्टमैटिक, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, और ये एक प्लान है तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, खत्म। इतना ही है SIP आपका। SIP का एडवांटेज क्या है कि आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता है, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग है, आप एक डिसिप्लिन में इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी भी मन उठा इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, आपका डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एवरेज आपका बहुत अच्छा होता है इसमें, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया एट ₹1000 और एक साल में वो स्टॉक 100 से 1,500 चला गया, लेकिन आपने इन्वेस्ट क्या किया था, हर महीने किया था, राइट। तो आपका एवरेज अभी होगा वो 1,250 रुपये में, तो 1,250 रुपीज़ आपका एवरेज होगा, और स्टॉक चल रहा है 1,500, तो वो एवरेजिंग अच्छा होता है आपका ओवर द पीरियड। लेकिन वो एवरेजिंग में ऊपर भी जाता है आपका एवरेज प्राइस, तो अगर वो स्टॉक 1,500 से अचानक एक दिन में गिर जाए 30%, तो फिर आपका पैसा गया। तो वो थोड़ा, वो तो स्टॉक मार्केट का ही खुद का इनहेरेंट रिस्क आता है, बट ऐसा हर बार नहीं होता। तो मैं डरा नहीं रहा आपको, बट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चीज़ें होती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा है। कंपाउंडिंग मतलब अगर आप 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे मार्केट में रेगुलरली, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा मिलता है आपको कि बेसिकली आपके पैसे मतलब 20-30 गुना होते हैं। बट वो पेशेंस की बात है, राइट इन्वेस्टमेंट की बात, राइट। ऐसा होगा ही नहीं कि सबके पास होने ही वाला ही है, लाइक इतने पैसे होंगे, बट देयर आर फेयर चांसेस कि आपके पास अच्छा खासा रिटर्न हो जाएगा कंपाउंडिंग का, राइट। कंपाउंडिंग क्या होती है कि लाइक आपने फॉर एग्जांपल कंपाउंडिंग पे रख दिया पैसा, तो 100 रुपये में मेरे को पहले 5% का रिटर्न मिला, तो 100 रुपये पे 5% मतलब 5 रुपये मुझे। उस पैसे को मैंने विथड्रॉ करने से अच्छा वापस इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे पास अभी 105 रुपये है, तो नेक्स्ट साल मुझे क्या होगा, 105 पे रिटर्न मिलेगा 5% का। सो दैट विल बी अराउंड दैट विल बी अराउंड 5.25 रुपीज़। तो मैंने वापस उसको उसके अंदर डाल दिया पैसे को, तो वो क्या हो गया, वो हो गया फिर से 5 वो फिर आपका कितने हो गए, 200.75 रुपीज़, उसके ऊपर 5%। तो वो कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा बढ़, तो इनिशियली वो कंपाउंडिंग दिखती नहीं है, 10 साल बाद वो कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल हो जाती है और आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो वो कंपाउंडिंग के पार के भी SIPs बहुत पॉपुलर हैं। रिस्क एडवांटेज इन रेगुलेशंस, देखो मार्केट है, मार्केट का रिस्क हमेशा होता है, तो उसको काउंट कभी भी आउट नहीं करना, राइट। इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, जैसे डेब्ट फंड्स के प्राइसेस वगैरह फ्लक्चुएट करते थे, इंटरेस्ट रेट। क्रेडिट रिस्क है भाई, बॉन्ड इशू कभी कभी जा सकता है। लिक्विडिटी रिस्क है कि भाई कभी कभी सिक्योरिटीज की लिक्विडिटी घट जाती है, कभी कभी मार्केट की लिक्विडिटी घट जाती है, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। मार्केट रिस्क तो है ही। एडवांटेजेस यू कैन रीड दोज एडवांटेजेस, डाइवर्सिफिकेशन है, अफोर्डेबिलिटी है, लिक्विडिटी है। मतलब देखो हर फंड का ना एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता है कि इतना तो आपको कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंडेक्स फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज़ 100 रुपये, मोस्ट ऑफ द फंड्स के लिए वो 100 रुपये है, तो मतलब आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब एक अच्छा पढ़ा हुआ इंसान वो कर रहा है, तो या दैट्स ऑल। ट्रांसपेरेंसी तो है ही।
रोल ऑफ सेबी क्या है कि भाई इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, एएमसीज को रेगुलेट करना है और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है, और फंड्स को जो जो भी फंड्स नए आ रहे हैं उनको रेगुलेट करना है। जैसे बीच में एक मेजर लिया था कि जो मिड कैप फंड्स है ना, उसमें प्राइस लाइक इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड लाइक एक मल्टी कैप करके फंड था। मल्टी कैप में बेसिकली क्या है कि आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करते हो, मिड कैप में भी करते हो, स्मॉल कैप में भी करते हो। तो आपने क्या किया, स्मॉल कैप के कंपनीज़ को लाइक उसमें बेसिकली सेबी ने क्या किया था 2021 में, कंपनीज़ को फिक्स रेशो में डाल दिया कि भाई इतने लाइक मिनिमम इतना तो इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होना चाहिए, इतना तो इसमें होना चाहिए। तो ऐसे रेगुलेशन सेबी लाता है विथ टाइम, जस्ट टू रेगुलेट दिस टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। क्विक रिविजन पढ़ लो, पूरा करना। और देर इज वन थिंग कॉल्ड एक्सपेंस रेशो वगैरह। लाइक एक्सपेंस रेशो क्या होता है, दिस इज एन एनुअल फी चार्ज बाय द एएमसी फॉर मैनेजिंग द फंड। तो एक्सपेंस रेशो इज बेसिकली द कमीशन, बेसिकली यू कैन से दैट। सो इट कवर्स मैनेजमेंट फीस, मतलब फंड मैनेजर की फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड ऑल। एक वन थिंग कॉल्ड एग्जिट लोड भी होता है। एग्जिट लोड क्या है कि जब किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, फंड्स का एक मिनिमम बफर पीरियड, बफर नहीं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है कि लाइक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो हमारे फंड में तो आपको आपका पैसा इतने टाइम के लिए तो रखना ही पड़ेगा हमारे फंड में। सो मोस्टली फंड्स के लिए वो 1 साल होता है। 1 साल के पहले अगर आपने इस पैसे को, फंड को विदड्रॉ कर लिया, मतलब पैसे को, फंड को सेल कर दिया, बेच दिया बेसिकली आपके इक्विटीज होल्डिंग को, फंड को बेच दिया, तो अगर आपने उस एग्जिट लोड के पीरियड के पहले कर दी तो आपको एक्स्ट्रा कुछ परसेंट पे करना पड़ेगा। तो अराउंड 1.75% के बीच में आपका एग्जिट लोड होता है। तो वो ऐसे फंड्स के लिए, लाइक जैसे इंडेक्स फंड के लिए एग्जिट लोड इज ऑफ वन ईयर। मतलब 1 साल के पहले बेचोगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा, 1 साल के बाद बेचोगे तो 0% होगा। तो इट्स समथिंग कि जहाँ पर लोग क्या है कि खेले नहीं इन्वेस्टमेंट के साथ कि भाई आज डाल दिया कल निकाले, ऐसा मत करो फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो दैट्स व्हाई एग्जिट लोड का चीज़ डालना पड़ता है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द बैक एंड, राइट। लाइक वो ट्रस्ट काम कर रहा है, कस्टोडियन काम कर रहा है, और आप एक दिन में खरीद के बेच रहे हो, तो उनके पास भी टाइम नहीं है ना। तो इसलिए एग्जिट लोड का थिंग आता है। ये अब देखो, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड फंड्स, ओपन एंडेड एनी टाइम परचेस सेल, लिमिटेड पीरियड। हाँ, लाइक कुछ फंड्स होते हैं, लाइक पता है इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन सम फंड, लाइक जो फॉरेन फंड्स हैं, जैसे इंडिया में देयर इज वन थिंग कॉल्ड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 फंड। तो वो क्या करता है, नैस्डैक में इन्वेस्ट करता है। वो इंडेक्स फंड ही है लेकिन वो नैस्डैक के फंड में इन्वेस्ट करता है, विच इज़ अ यूएस का टेक्नोलॉजी का बेंचमार्क इंडेक्स, जिसमें नैस्डैक पे बेसिकली टॉप 100 यूएस की टेक कंपनीज है ना, उसका इंडेक्स है वो। तो उसका लॉक इन पीरियड होता है ऑलमोस्ट ना, लॉक इन पीरियड कह सकते हो उसका। बेसिकली एग्जिट लोड का पीरियड होता है 3 साल का। 3 साल के पहले बेच सकते हो, आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो उधर वो बहुत बड़ा पीरियड है, क्योंकि उनका मैनेजमेंट बहुत बड़ा है कि इधर से यूएस, उधर के ब्रोकर्स का टाइप एंड ऑल एवरीथिंग, सिक्योरिटीज होल्ड करना एवरीथिंग। तो वो बहुत ही मतलब हार्ड प्रोसेस है, राइट। दैट्स ऑल यू कैन सी। ये एग्जिट लोड का थिंग हो गया। ग्रोथ एंड डिविडेंड प्लान्स, कुछ देर आर फंड्स 2 टाइप होते हैं। तो होता है आपका ग्रोथ फंड, में से बेसिकली यहाँ पर डिविडेंड वापस आपको नहीं दिया जाता, वो डिविडेंड वापस इन्वेस्ट होता है इन द फंड, जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा। डिविडेंड प्लान्स में आपका डिविडेंड पे आउट का एक फंड होता है, डिविडेंड पे आउट वाला फंड, जिसमें आपको पे आउट्स डिविडेंड के मिलते हैं रेगुलरली जितने आते हैं। म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक का, यू कैन डू दैट। इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंकरेजेस सेविंग्स। एक फ़ायदा म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा क्या है कि वो इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, इसको नॉलेज नहीं है, वो भी इन्वेस्टमेंट में आ रहा है, तो स्टॉक मार्केट में वो घुस रहा है, राइट। इंडिया में देर इज ओनली 10% ऑफ इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, और एक्टिवली 4% ट्रेड करते हैं। यूएस में द नंबर इज अराउंड 50%। तो हमें बढ़ाना है, अगर आपको डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो आपको ये माइंडसेट में चेंज करना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा करप्शन भी आएगा, मतलब करप्शन कैसे कि लोग इन्वेस्टमेंट की जगह स्पेकुलेशन करेंगे, तो उसको भी सुधारना पड़ेगा। तो वो टाइम लेने वाला प्रोसेस है, आपको एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, दैट इज़ द थिंग। तो ये आपका हो गया म्यूचुअल फंड्स का थिंग। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले थिंग के बारे में, विच इज़ फिनटेक इनोवेशंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये बहुत ही छोटा पीपीटी है एंड आई डोंट थिंक सो मेरे को सिखाना पड़ेगा इसके बारे में, आप रीड खुद से कर सकते हो। मैं बस एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि भाई ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। लाइक मेरा तो सोल एम इज़ टू कि भाई आप खुद से पढ़ो इसको, क्योंकि ये समथिंग विच इज़ वेरी ईजी। तो फिनटेक इनोवेशंस क्या है? पहली बात तो डिजिटल पेमेंट्स। देखो व्हाट इज़ फिनटेक इनोवेशन, पहले उसे समझते हैं। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल्स प्लस टेक्नोलॉजी, राइट। तो जिसमें बेसिकली फाइनेंस है आपका, और इसे हम टेक्नोलॉजी के साथ लॉक कर रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। It refers to use of digital technology to improve, automate and democratize financial services.
सबके लिए वो एक्सेसिबल हो, सबको यूज़ करने में मज़ा आए और सबको ईज़िली यूजेबल हो, ईज़िली एक्सेसिबल हो और जिससे हमारे मार्केट का पार्टिसिपेशन बढ़े। दैट इज़ व्हाट आर फिनटेक इज़। फिनटेक एनकम्पासेस डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे अभी देख रहे हो तुम लोग, ज़ीरोधा का ऐप हो गया, गुरु का ऐप हो गया, इसके ऊपर सब ऑनलाइन हो रहा है भाई। यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करो ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेड कर लो, सारे स्टॉक्स को डीमैट फॉर्म में होल्ड करो। तो ये अगर नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता पता है? ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालने के लिए बैंक में जाना पड़ता। तो ये जो फिनटेक के इनोवेशन हैं आपके, अगर आपने बैंकिंग का लेक्चर देखा होगा पिछला वाला, पूरा इसमें कवर किया है मैंने, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है, राइट। कन्वीनियंस है, देखो 24/7 चल रहा है, एफिशिएंसी है उसमें, ट्रांसपेरेंसी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, राइट। तो फिनटेक बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को रोबस्ट बना रहा है, इंक्लूसिव बना रहा है, राइट। तो ट्रेडिशनल एरा में क्या, फिजिकल बैंक ब्रांचेस में जाओ, काम करो, पैसा ट्रांसफर करो, शेयर्स देखो कितने हैं, क्या हो रहा है, सब देखो। अब क्या है, सब ऑनलाइन है, सब घर बैठ के कर सकते हो। तो कोविड के बाद तो बहुत स्पीड से हुआ था, समझ रहे हो। तो मनी ट्रांसफ़र देखो, ये की एग्जांपल है, मनी ट्रांसफ़र दैट वंस टुक सेवरल डेज टू कंप्लीट, अब वो 1 सेकंड में हो रहा है। डिजिटल पेमेंट्स एंड यूपीआई गाइज, माई गोट यूपीआई। देखो ये जो इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, BHIM, भीम, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके, ये डिजिटल पेमेंट से बेसिकली आपके फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा रोबस्ट बना रही हैं। क्योंकि सारी चीज़ें आपके फ़ोन पे अवेलेबल है, सारी चीज़ें रेगुलेटेड है बाय NPCI। यूपीआई तो बहुत आपको पता ही है, यूपीआई तो क्या कर रहा है, स्पेंडिंग का हैबिट पूरा चेंज कर दिया यूपीआई ने। इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है ये जो फिनटेक इनोवेशन है, दैट आर एक्चुअली गुड। इसके चैलेंजेस क्या हैं? साइबर फ्रॉड, डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, इंटरनेट डिपेंडेंसी। या क्योंकि इंटरनेट तो पहली बात होनी चाहिए, वो तो अभी है क्योंकि बहुत सारी इंटर कनेक्टिविटी बढ़ गई है इंडिया में। डेटा प्राइवेसी कंसर्न से बस, और साइबर फ्रॉड, क्योंकि वो हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हैं। तो या आपको पता ही है कि यूपीआई के फ्रॉड भी कितने बढ़ रहे हैं अभी 2021 में। 21 से अगर आप आज कंपेयर करोगे तो यूपीआई के फ्रॉड्स ऑलमोस्ट 40 गुना बढ़ गए हैं। तो दैट इज़ अनदर थिंग, यूपीआई के जो फ्रॉड की वैल्यू है वो, तो वो टैकल करना इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ इफ़ यू लुक एट मेजर फिनटेक इनोवेशंस, ट्रेडिंग, ये देखो ये, हाँ अभी ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग वाला तो आपको पता है, लाइक ज़ीरोधा वगैरह, वो तो बहुत बड़ा इनोवेशन है। रोबो एडवाइजरी सर्विसेज, लाइक जहाँ पर AI पावर्ड रोबोज हैं, वो आपको हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट गोल्स प्लान करने में एंड एवरीथिंग। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, लाइक ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन अक्रॉस अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। Each block stores transaction data and its timestamp and encrypted information linked to that previous block, making the records tamper resistant. Application includes digital payments, smart contracts, international remittance and cryptocurrency settlements. ये आपको बिटकॉइन में इसका लाइक इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा। बिटकॉइन का पहला इम्प्लीमेंटेशन यही था, लाइक बिटकॉइन इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया। रोबो एडवाइजरी लिमिटेशंस, लाइक हाँ, रोबो एडवाइजरी क्या है कि भाई जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, अगर आपने किसी मशीन में फिट कर दिया, रोबोट में फिट, नॉट रोबो एक्चुअली, लाइक मशीन में एल्गोरिथम में फिट कर दिया, काइंड ऑफ AI चैटबॉट उसमें फिट कर दिया, और आप अगर आप उससे क्वेश्चन पूछोगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो आपको आंसर देगा। लेकिन उसमें क्या है कि मार्केट कंडीशंस बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं ओवर टाइम, तो उसका नॉलेज भी अपडेट करना दैट इज़ इंपॉर्टेंट, और वो हर बार सही आंसर देगा वो भी नहीं है। AI एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग गाइज, AI एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आपको पता ही है क्या है। AI क्या है भाई? AI बेसिकली इज़ लाइक, आप बेसिकली आपको अल्गो ट्रेड पता होंगे कि वहाँ पर एक लॉजिक फिक्स होता है मार्केट में। तो क्या कैसे बेसिकली आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो कि भाई इस प्राइस के आने के बाद बाय करो, इस पर सेल करना, एक स्ट्रैटेजी फिट होती है, उस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते हो। वो बेसिकली ट्रैक करता है प्राइस को, जो प्राइस आपके रेंज में आता है उसको बाय करता है, सेल करता है बाद में। तो जो भी काइंड ऑफ ट्रेड है आपका, अगर आपको शॉर्ट करना है, आपको लॉन्ग करना है, तो वो सब एक वन गो में ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की जीरो उसमें नीड है। तो उसका फ़ायदा क्या है कि वहाँ पर इमोशंस नहीं है, तो प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ह्यूमन इमोशन जब आता है ना, तो आप इमोशन में बह जाते हो कभी कभी, तो वो ऑलगो ट्रेड आपका बचाता है, राइट। तो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंस क्या है कि बेसिकली आप फ्रॉड डिटेक्शन कर सको, एनोमली डिटेक्शन कि भाई ये कोई फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है। AI चैटबॉट्स आपके लिए, क्रेडिट स्कोरिंग भी अब AI से हो रही है, पर्सनलाइज एडवाइस भी मिलते हैं इधर। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे वो करता है। P2P लेंडिंग क्या, देखो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली कनेक्ट करता है बोरोवर्स एंड लेंडर्स डिजिटली, तो लाइक बाईपासिंग द ट्रेडिशनल बैंक्स। सो दिस एनेबल्स फास्टर लोन अप्रूवल्स। जैसे आपको पता है पर्सनल लोन्स में आपको P2P लेंडिंग में आपको कुछ साइट्स होते हैं जहाँ पर आपको सीधा लोन मिल जाता है, लाइक वहाँ पर कुछ बैंक वैंक का प्रोसेस है ही नहीं, आपको वो देखते हैं और आपको लोन देते हैं, लोन दे देते हैं। तो ये जो काइंड ऑफ NBFCs टाइप होते हैं कंपनीज ये, तो ये आपकी P2P लेंडर्स हो गए। इसमें रिस्क बहुत है, डिफ़ॉल्ट वगैरह का रिस्क होता है यहाँ पर बेसिकली आपको सामने वाले के लिए जो आपको लेंड कर रहा है पैसा, उसके भी पॉलिसीज़ देखनी पड़ती हैं, अगर कुछ अलग पॉलिसी निकली तो आपके लग गए। सो वो थोड़ा रिस्की है उस केस में।
तो वो रेगुलेटेड भी होना चाहिए, दैट्स द थिंग. However, risk includes loan defaults and limited regulatory oversight. Yeah, that is the problem with the P2P lending. Cryptocurrency is a digital decentralized currency secured by cryptography and operating primarily on blockchain. Examples include Bitcoin, Ethereum, सबको पता है. While it enables fast global peer-to-peer transaction at low cost, it carries high price volatility involving the regulatory risk. Particularly in the India where regulations are still developing. इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के जो रेगुलेशन है बहुत डेवलपिंग कंडीशन हैं, अभी भी कम्प्लीटली वो रेगुलेटेड नहीं है, राइट. तो ये हो गया आपके पास इम्पैक्ट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, साइबर सिक्योरिटी. या फाइनेंशियल इंक्लूजन तो बहुत बढ़ जाता है, लाइक क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो भाई 10 साल पहले जैसा था अभी वैसा है नहीं. अब तो आज अकाउंट ओपन करना है ओपन कर दो, कल ट्रेडिंग करना शुरू करना है कर दो, सारे आपके पास हैं. कुछ इशू होता है सीधा आप टिकट ट्रेस कर दो टू द सेबी कि भाई ये इशू हो गया, वो ट्रैक करके कर देंगे ख़त्म. तो सारी चीज़ें, इंक्रिप्शन भी बढ़ गया, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आ गया कि भाई आप इसको सिक्योर भी करना है तो कैसे करोगे, तो इंक्रिप्शन करो, 2FA लगाओ, सिक्योर पासवर्ड लगाओ, फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाओ. तो बहुत सी चीज़ें लाइक इसके ऊपर लेयर बाय लेयर ऐड होती जा रही हैं, विच इज़ बेटर फॉर इंडिया, फॉर आर डेवलपमेंट, राइट. सॉरी गाइज. रूल, रेगुलेशंस, एथिक्स. पॉइंट इसकी ये सब करने के लिए रेगुलेशन चाहिए. तो सेबी एंड ऑल जो है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन, RBI एंड ऑल, IRDAI वगैरह, ये अब इस चीज़ों में भी ध्यान दे रहे हैं कि भाई AI इतना इंक्लूड हो रहा है तो इसके ऊपर रेगुलेशन भी करने पड़ेंगे. क्योंकि AI में क्या है कि देयर इज ओनली डेटा, तो उसका गलत यूज़ ना हो, इसलिए उसके रेगुलेशन भी इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड दिस ऑल सब. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDCs. ई-रूपी पता है आपको, ई-रूपी का थिंग, दैट इज़ अ CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. तो इंडिया में लॉन्च हुआ था ई-रूपीज़. बेसिकली क्या है कि जो आप कैश बटे में लेके घूमते हो 100 रुपये का, वो आपके फ़ोन में होगा बेसिकली. दैट्स ऑल, दैट्स ई-रूपीज़. लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी हार्ड क्योंकि इतनी इंटरनेट कनेक्टिविटी, अवेलेबिलिटी, इतना सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है. तो इसको इम्प्लीमेंट किया था 2023 में, मोबीक्विक वगैरह को दिया था करने के लिए इम्प्लीमेंट, वो हुआ भी था, बट अभी वो इतना पॉपुलराइज नहीं है इंडिया में, तो उसका अभी चल रहा है प्रोग्रेस में, राइट. वैसे यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई मेक कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. वर्क का अगर आपको पता नहीं है तो मैं अपना इंस्टाग्राम ID भी नीचे दे दूँगा, फॉलो कर लेना मेरे को. अच्छा, लाइक ऐसे कंटेंट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड में कंटेंट उधर अपलोड करता हूँ. तो नॉलेज में थोड़ी वृद्धि अगर आपको करनी है, यू वांट टू जस्ट हैव सम नॉलेज, एंड एक्चुअली फॉलो मी ऑन दैट पेज एज वेल. सो दैट्स आर फिनटेक इज़, यू कैन रीड दैट. दिस बहुत ही रिडेंटिव पार्ट है. अब बस कवर करना है आपको एथिकल प्रैक्टिसेस वाला पार्ट, विच इज़ वेरी ईजी टू कवर. ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है. मैंने लाइक जनरेट किया था तभी बहुत थ्योरेटिकल लग रहा था मुझे, अभी तो या. सो आई मीन माई प्रेफरेंस इज़ टू रीड दिस ऑन योर ओन. आई वोंट टीच यू लॉट, बस मैं बता दूंगा कि क्या है इसमें, और विल रैप द होल चैप्टर अप, जिससे आपको बहुत कम टाइम में जो एक्चुअल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल, वो तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से. ये तो आप रीड करके भी कर सकते हो. सो देखो क्या होता है एथिकल प्रैक्टिस, मतलब क्या इन फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग है, जैसे मैंने बोला था इनसाइडर ट्रेडिंग वाला चीज़. अगर कोई इनसाइडर ट्रेड कर रहा है मार्केट में, उसको कंपनी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन पता है, तो उसने अगर ट्रेड किया तो उसको पता है कि भाई ये न्यूज़ अब 10 बजे बाहर आएगी, मुझे ऑलरेडी पता है और ये न्यूज़ अच्छी है, तो मैं पहले ही शेयर बाय करके बैठ जाऊँगा. तो ये हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग. तो जब न्यूज़ आएगी, शेयर बढ़ेगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा. इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग. द पॉइंट इज़ दैट इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ नॉट क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि हम ट्रेडिंग को फेयर करना चाहते हैं. जो ऑप्शंस की प्राइसिंग वगैरह होती है ना, वो फेयर कंडीशंस को कंसिडर किया करके ही की जाती है. जो आपके फ्यूचर्स ऑप्शन है उनकी प्राइसिंग फेयर एनवायरनमेंट को कंसिडर करके ही की जाती है. और आपको फेयरनेस नहीं है, तो जो इंसान घर पे बैठ के अपना खून पसीने से कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर उसको बाद में समझ में आता है कि भाई ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से मुझे लॉस हो रहा है, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो तो छोड़ देगा. और ये छोड़ने के बाद आपका बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मेन गोल है कि कंपनी को, आपका देश को आपको डेवलप बनाना है, वही चला जाएगा, और इकोनॉमी पे भी बैड इम्पैक्ट करेगा. सो द पॉइंट इज़ दैट टू अवॉइड दिस ऑल वी नीड टू मेक दिस होल प्रोसेस एथिकल होना चाहिए, राइट. अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई ये प्रोसेस एथिकल है ही नहीं, आप इन्वेस्ट करोगे ही नहीं, आपका पैसा भी आपको क्यों डुबाना है. तो ये एथिकल प्रैक्टिसेस मेंटेन करना काम किसका है, सेबी एंड ऑल. सो जरा रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का यही काम. तो एथिकल प्रैक्टिस होते क्या हैं, जैसे 1991 का जो स्कैम हुआ था, हर्ष मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम. तो पॉइंट इसकी उधर एथिकल प्रैक्टिसेस को ही वॉयलेट किया गया था. तो मार्केट के ऊपर का विश्वास लोगों का चला गया था कि भाई ये तो कुछ सेफ नहीं है, यहाँ पर बेसिकली लॉस ही होता है. दैट इज़ द पॉइंट. तो ये ना एज अ स्टूडेंट भी आपको सीखना पड़ेगा. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब स्टॉक मार्केट का ज्ञान दे रहे हो इनको सिलेबस में, इनको सिखाओ कि स्टॉक मार्केट में एथिकल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्या होता है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या होता है. तो जैसे हमारे कॉलेज में भी देयर वाज वन टाइम जहाँ पर सेबी से एक मैम आए थे,
नमिता पटेल आई गेस उनका नाम था, CA नमिता पटेल। शी वॉज फ्रॉम सेबी आई गेस, सेबी एंड एमपी। तो वो उन्होंने बेसिकली अवेयरनेस दिया था अबाउट मार्केट्स कि उसको कैसे देखना है मार्केट्स को, एज अ पर्सन, एज अ पीपल, एज अ जनरल इंडिविजुअल, हाउ यू शुड लुक एट द मार्केट्स, व्हाट शुड बी योर पर्पस, व्हाट शुड बी योर अप्रोच टू द मार्केट्स। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करना, दैट विच आई फील, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट बहुत फैसिनेटिंग चीज़ लगती है एट द स्टार्ट, जब आप उसमें पूरा घुस जाते हो फिर आपको समझ आता है कि इट इज़ नॉट द वे यू हैव थॉट। तो उसको अच्छे से डिलीवर करना टू द पब्लिक इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, राइट। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। की एथिकल प्रैक्टिस प्रिंसिपल क्या है कि भाई ऑनेस्टी चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, अगर कुछ हो रहा है, लाइक कोई इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यू शुड टेल एवरीथिंग जो हुआ है उनके पास एक्चुअली। ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, हर कंपनी जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी ना, उनको अपने रिजल्ट्स बताने पड़ते हैं, डिस्क्लोज करने ही पड़ते हैं। आप कोई भी माइनर से माइनर डेवलपमेंट है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को, वो बताना पड़ेगा मार्केट में। क्यों? वही तो फेयरनेस है, वही तो ऑनेस्टी है, वही तो इंटीग्रिटी है, वही तो आपका अकाउंटेबिलिटी है, राइट। दैट इज़ द पॉइंट। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि कस्टमर का इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर प्राइवेट रहना चाहिए। ऑब्वियसली कस्टमर का डेटा आप बेच नहीं सकते क्योंकि वो सेंसिटिव डेटा है भाई, उसका प्राइवेट डेटा है, उसको सेल नहीं कर सकते आप। दैट इज़ द थिंग। ट्रांसपेरेंसी, लाइक ऑर्गेनाइजेशन शुड ओपनली शेयर इंपॉर्टेंट information, compare, must complain, like accurate financial statements, annual reports, risk disclosure, everything। कंपनी को सब बताना पड़ेगा कि क्या इशूज़ हैं। जब कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है ना, उनको रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है कि भाई इसमें क्या रिस्क है, और हर एक म्यूचुअल फंड की रेटिंग होती है आखिर में कि इसका रिस्क कितना है। तो जो इक्विटी फंड्स है ना, उसका वेरी हाई रिस्क हमेशा वो बोलते हैं, वेरी हाई रिस्क। दैट इज़ थिंग, वो आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। वो जो छोटे स्टार में लिखा होता है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग विच इज रिस्क डिस्क्लोजर। आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी उधर ही आता है। इंटीग्रिटी मीन्स डूइंग द राइट थिंग इवन नो वन इज वॉचिंग। या प्रोफेशनल शुड अवॉइड करप्शन। जो भी फंड मैनेजर्स हैं उनको, उनकी ड्यूटी है टू नॉट डू करप्शन। आपको, आपके पास पब्लिक का पैसा है, आपके पास एक जिम्मेदारी है, उसको लेके आपको अच्छे से चलना है। प्रॉफिट लॉस तो वो मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है, बट आपको उसके कोई करप्शन नहीं करना, खुद के प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं करना। क्योंकि फंड मैनेजर ऐसे भी कर सकता है कि भाई जब देखो, फंड मैनेजर जब ऑर्डर प्लेस करता है ना, हज़ार हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स होते हैं। मैंने अगर 1000 करोड़ एक बार में इन्वेस्ट कर दिया किसी स्टॉक में, वो स्टॉक प्राइस थोड़े टाइम के लिए तो ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड अचानक से डिमांड सर्ज हो गई ना, तो उतना सप्लाई है नहीं तो प्राइस ऊपर जाएगा, राइट। डिमांड कम है, डिमांड बढ़ गई, अचानक सप्लाई उतना ही है तो प्राइस बढ़ेगा, बेसिक इकोनॉमिक्स। उस केस में ना कुछ कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई मैं पहले स्टॉक को बाय करता हूँ, अब मैं तो फंड मैनेजर हूँ, मैंने मेरे वाइफ को बोल दिया कि आप स्टॉक बाय करके रख दो, मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ अभी। मैंने इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक बढ़ गया, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, वाइफ को बोल दिया सेल करने के लिए। तो ये तो मैं डबल गेम खेल रहा हूँ भाई, मैं तो इनसाइडर हूँ। तो ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग वापस एक और एग्जांपल हो गया। यहाँ पर इंटीग्रिटी चली गई आपकी, कोई आपको देख नहीं रहा लेकिन आपको अच्छे से बिहेव कर रहे हैं क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो ये चीज़ें आपके एथिक्स में आती हैं, ये फेयर प्रैक्टिस में आती हैं आपके, समझ रहे हो। ऑनेस्टी कर रही है आपको। फाइनेंशियल प्रोफेशनल मस्ट प्रोवाइड ट्रस्टफुल, एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको पूरा फंड बताना है कि भैया फंड क्या है, क्यों है, किस लिए। ये म्यूचुअल फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हो गया प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, रेगुलेटरी एम्बेडिंग्स। दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट वॉलंटरी बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सेबी तो करता ही है सारा इंप्लीमेंट, ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। बिल्ड ट्रस्ट, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, एनेबल फेयर मार्केट्स, इंप्रूव रेपुटेशन, सपोर्ट स्टेबिलिटी। ये एथिक्स क्यों एसेंशियल है, दैट इज़ द पॉइंट। यू कैन रीड दिस ऑल, पूरा नीचे लिखा है मैंने, कर सकते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, आर्किटेक्चर, शेयर होल्डर राइट्स, ऑडिट कमिट्स। या जो कंपनीज होती है ना, उनको मैनेजमेंट को एथिक्स फॉलो करना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। कंपनीज कभी भी गलत रिजल्ट नहीं दे सकती, झूठे रिजल्ट नहीं दे सकती, सब उन्हें सच देना है, टाइम पे देना है। कभी भी टाइम के बाद डिले नहीं कर सकते आप, क्योंकि नहीं किया तो वो इन्वेस्टर्स के लिए लॉस है, तो आपके शेयर होल्डर्स के लिए वो गलत है। जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको पता होना चाहिए, उनके पास इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए। जो भी नए डिसीजन आप ले रहे हो, अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज करना है, कोई आपको चेंज करना है, बेसिकली आपको CEO चेंज करना है, तो आपको वोटिंग करना पड़ेगा उसके ऊपर, सब इन्हें उसको बताना पड़ेगा, एक मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी में, राइट। मार्केट मैनिपुलेशन पता है, ब्लिक इनसाइडर ट्रेडिंग, जब जो मैंने आपको भी बोला, कभी कभी पंप एंड डंप होता है। जो स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है ना, जहाँ पर बहुत कम लोग ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक को, उसमें पंप एंड डंप करते हैं। लाइक कुछ न्यूज़ चलाएंगे, स्टॉक को पंप करेंगे, हर दिन अपर सर्किट लगाएंगे, जब सारे रिटेल इन्वेस्टर दिखेंगे, अरे वही तो बढ़ रहा है स्टॉक, इन्वेस्ट कर देंगे। पीक आने के बाद फिर कोई तो आके डंप कर देगा स्टॉक को, सब इन्वेस्टर का, रिटेल इन्वेस्टर का लॉस, उस बंदे का प्रॉफिट। तो ये पंप एंड डंप हो गया, इसको प्रोटेक्ट करना है, ऐसा नहीं करना आपको। तो ये एथिकल प्रैक्टिस में आता है कि इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी आपको, ये एथिकल प्रैक्टिस में नहीं आता। इससे इन्वेस्टर, जो जनरल इन्वेस्टर्स हैं, उनका विश्वास मार्केट के ऊपर कम होता है, और ये बेसिकली आपके इकोनॉमी को एट द एंड ऑफ द डे हार्ट करेगा, क्योंकि उनका विश्वास जाएगा, वो मार्केट से बाहर जाएंगे, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कम होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी लो हो जाएगी, समझ रहे हो। क्योंकि
ये आपका सेक्टर है भाई, पूरा सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग। एक शेयर मार्केट के ऊपर एक एएमसी डिपेंडेंट है, एक ब्रोकर डिपेंडेंट है, आपका सेटलमेंट वाला डिपेंडेंट है, आपका डिपॉजिटर डिपेंडेंट है, एवरीवन इज डिपेंडेंट, बैंक्स डिपेंडेंट है। बहुत बड़ा धंधा है ये, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। तो इसको पूरा अगर आपने एथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से अगर ये खराब हो गया तो गए काम से आप। डेटा प्राइवेसी एब्सोल्युटली यस। तो डेटा प्राइवेसी तो आपको पता है कैसे इंपॉर्टेंट है। एथिकल प्रैक्टिसेस लाइक फेयर कस्टमर ट्रीटमेंट, यू कांट जस्ट डू भाई, जो कस्टमर्स है सबको इक्वली ट्रीट करना है आपको। लेंडिंग कर रहे हो मान लो एग्जांपल, रिस्पॉन्सिबली करनी है आपको, चेक करना है कि सामने वाला बंदा कैसा है, क्या है कर रहा है। एडवाइस अगर आपको दे रहे हो तो आपको पूरी एडवाइस बतानी है, पूरा देना है, बैकग्राउंड के पीछे कॉन्टेक्स्ट बताना है, एंड कंफ्लिक्टेड इंटरेस्ट मत करना है। वैसे आप खुद को नहीं प्रायोरिटाइज कर सकते, फिर कुछ क्लाइंट्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते ओवर अदर क्लाइंट्स, सबको इक्वली आपको देखना है, समझ रहे हो। तो जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है आपको करना ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फंड एडवाइजरी में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास खुद का होल्डेड शेयर है रिलायंस, और मैं एडवाइस कर रहा हूँ सामने वालों को कि आप रिलायंस बाय करो। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि मैं खुद रिलायंस होल्ड कर रहा हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मत बाय करो, मैं खुद होल्ड कर रहा हूँ ना। तो मुझे पहले डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास रिलायंस है। एक तो पहली बात है, इन्वेस्ट करो मत, किया है तो बताओ कि मेरे फैमिली मेम्बर अगर किसी के पास रिलायंस ऑलरेडी है वो दिखाओ, और फिर अपनी एडवाइस दो, फिर वो उसके ऊपर डिसीजन लेगा। तो जो आपके रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, फिर जो एडवाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इनको ये डिस्क्लोजर देना पड़ता है पहले, समझ रहे हो। दैट इज़ द थिंग, क्योंकि अपना बायस दिखाना पड़ता है कि जो है ये सच बताओ बेसिकली। ये हो गया आपका। देन CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑन एवरीथिंग। ये 2013 के इंडियाज़ कंपनीज एक्ट है, इंडियाज़ कंपनीज एक्ट 2013। उसमें सोशल लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं CSR एक्टिविटीज़ होती हैं, भाई ट्री प्लांटेशन करो, NGOs में काम करो एंड ऑल दैट, ये CSR एक्टिविटीज़ का पार्ट है। फाइनेंशियल सर्विसेज में CSR टैक्स फॉर्म्स जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स, यस आपके देखा होगा हर कॉलेज में कभी कभी कुछ कंपनीज आती हैं फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, CSR एक्टिविटीज़। जैसे मैंने कहा था हमारे इधर आई थी, वो तो सेबी से थे तो वो तो ठीक अलग बात है, बट जनरल कंपनीज भी आती हैं फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन और समझाने के लिए कैसे वर्क करता है सारी चीज़ें, दैट्स ऑल। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस, उससे क्या होता है कि लॉसेस होते हैं, लीगल पेनल्टीज़ लगती हैं, रेपुटेशन जाता है आपका, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, जिसमें मैंने बोला था। लाइक उसका एंड इम्पैक्ट यही है, जब इन्वेस्टर का ट्रस्ट जाएगा वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, मार्केट से वो बाहर चला जाएगा। अगर वो मार्केट से बाहर चला जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, एक्टिविटी कम होगी ट्रेडिंग की, बेसिकली कंपनीज अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे टू लिस्ट इन द मार्केट। वो क्या करेंगे, फिर मार्केट लिस्ट करना फ़ायदा है नहीं, तो इन्वेस्टर से ही पैसा लो किसी, तो वो पब्लिक को इंकरेज नहीं करेगा, वो तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग नहीं होगा, बेसिकली इकोनॉमिक का आपका डाउनफॉल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का जो एंड इफेक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग है। तो एथिकल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके केस में, राइट। तो एक फ्रेमवर्क क्या है कि एथिकल डिसीजन मेकिंग कि भाई जो मैं कर रहा हूँ ये लीगल है, ये फेयर है क्या, ये ट्रांसपेरेंट है क्या, और ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है क्या, मेरे कस्टमर को वो प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं। ये चारों का आंसर जब येस मिलता है उस काम को कर दो, खत्म। ये प्रिंसिपल को आप हर बार यूज़ करते हैं। इज़ इट लीगल, इज़ इट लीगल, इज़ इट फेयर, इज़ इट ट्रांसपेरेंट, और एंड डज इट प्रोटेक्ट्स माई कस्टमर्स। तो चार चीज़ें, सो लीगैलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्शन। लीगैलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्शन, LFTP, LFTP याद रखना। लीगैलिटी, फेयरनेस, प्रोटेक्शन और आपका ट्रांसपेरेंसी। लीगैलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्शन याद रखना। ये आपकी समरी हो गई, आपके पास पढ़ लो। एंड दैट्स ऑल गाइज, वी आर डन विद दी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। थोड़ा क्विकली किया है मैंने, क्योंकि आई वांट कि आप पूरा वीडियो देखो। मैं इसको 6 घंटे का वीडियो भी बना सकता हूँ, फ़ायदा कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा कम टाइम में कर रहा हूँ। बट यूज़ करो फॉर द एग्जाम, अच्छे मोटिव के साथ करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट, पुट योर एवरी डाउट इन द कमेंट बॉक्स, जिससे मेरा एंगेजमेंट बढ़ेगा और आपको रिस्पॉन्स भी अच्छे दे सकता हूँ। थैंक यू फॉर दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।